हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इसी गेट 2017। आई एम शक्ति विजय तिवारी और आज से मैं कम्युनिकेशन सिस्टम की नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरे कम्युनिकेशन का सिलेबस कवर कराऊंगा, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी कराऊंगा जो आने वाले गेट, DMRC और अदर PSU के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन एनालॉग कम्युनिकेशन से। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनालॉग कम्युनिकेशन। इन एनालॉग कम्युनिकेशन देयर आर various topics in analog communication system. There are various topics in analog communication system. In this amplitude modulation, second is DSBSC, double sideband suppressed carrier. Third is SSBSC, single sideband suppressed carrier. VSB, vestigial sideband. FDM, frequency division multiplexing. इसके बाद एंगल मॉड्यूलेशन स्टार्ट हो जाएगा अपना। एंगल मॉड्यूलेशन में अपन दो टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट इज FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड सेकंड इज PM फेस मॉड्यूलेशन। इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे। इसके बाद छोटा सा टॉपिक कवर करूंगा रिसीवर के ऊपर। रिसीवर में अपने दो टाइप के रिसीवर आएंगे। फर्स्ट इज TRF ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर, सेकंड इज SHD सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर। इसके बाद अपन डिजिटल कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे। डिजिटल कम्युनिकेशन में अपन क्या करेंगे, सैम्पलिंग थ्योरम पढ़ेंगे, PCM पढ़ेंगे, DPCM, DM, ADM, TDM, ASK, PSK, FSK सिग्नलिंग स्कीम पढ़ेंगे। इसके बाद MRA सिग्नलिंग स्कीम। इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे इंफॉर्मेशन थ्योरी, रैंडम वेरिएबल, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ AM, DSB, SC रिसीवर, मैच्ड फिल्टर, प्रोबेबिलिटी एरर ऑफ ASK, FSK एंड PSK। और इसके साथ साथ मैं आपको इसके एक एक टॉपिक से रिलेटेड उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कराता जाऊँगा जो आने वाले गेट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं अपन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से। ओके फ्रेंड्स, व्हाट इज अ कम्युनिकेशन सिस्टम? कम्युनिकेशन सिस्टम इज नथिंग बट प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन और फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर। मीन्स कम्युनिकेशन, व्हाट इज अ कम्युनिकेशन? देखते हैं अपन बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में ट्रांसमीटर, सेकंड इज रिसीवर। दिस इज द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम मीन्स कम्युनिकेशन इज थ्रू अ चैनल, transmitter side and receiver side is linked through a wired channel, so it is called a wired communication system. अब इसमें देखते हैं ट्रांसमीटर साइड में अपना एक इंफॉर्मेशन का सोर्स हो गया। उसके बाद हो गया सोर्स ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या होता है? ट्रांसड्यूसर इज नथिंग बट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल। ट्रांसमीटर साइड जो अपना ट्रांसड्यूसर होगा, लेट्स सी एग्जाम्पल माइक। मैं बोल रहा हूँ, ये ह्यूमन वॉइस रिकॉर्ड हो रही है माइक में और ये कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ह्यूमन वॉइस कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। दिस इज द ट्रांसमीटर साइड। अब वायर्ड कम्युनिकेशन में वायर के थ्रू ट्रांसमीटर से रिसीवर में पहुंच गया अपना सिग्नल। उसके बाद यहाँ पर रिसीवर ट्रांसड्यूसर होगा। दिस इज द अपोजिट फंक्शन ऑफ सोर्स ट्रांसड्यूसर। रिसीवर ट्रांसड्यूसर में क्या होगा, जो अपना इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया उसको वो ह्यूमन वॉइस में फिर से चेंज करेगा। लेट एग्जाम्पल, रिसीवर ट्रांसड्यूसर साइड भी जनरली यूज लाउड स्पीकर। तो लाउड स्पीकर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वॉइस सिग्नल में कन्वर्ट करता है और सिग्नल अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचता है। तो ये हो गया अपना बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ओके, कम्युनिकेशन में अपन अलग अलग रेंज यूज करते हैं सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए। अब इसमें जैसे अपन वॉइस सिग्नल की रेंज देखें, वॉइस सिग्नल मतलब जो अपन बोलते हैं ह्यूमन बीइंग की जो रेंज होती है फ्रीक्वेंसी की, वो होती है 300 हर्ट्ज टू 3.5 किलो हर्ट्ज। 300 हर्ट्ज टू 3.5 किलो हर्ट्ज रहती है वॉइस सिग्नल। उसके बाद ऑडियो सिग्नल क्या होती है 20 टू 20 किलो हर्ट्ज। वीडियो सिग्नल की जो रेंज होती है 0 टू 4.5 मेगा हर्ट्ज। ओके फ्रेंड्स, अपन आगे बढ़ते हैं। वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम कहाँ यूज करते हैं? जब अपन को कम्युनिकेशन की डिस्टेंस कम हो, कम दूरी पे कम्युनिकेशन करना हो, तब अपन वायर्ड कम्युनिकेशन प्रेफर करते हैं। लेकिन मान के चलिए अपन को बहुत दूर
लॉन्ग डिस्टेंस में कम्युनिकेशन करना है तब वायर्ड के थ्रू तो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, वायरलेस कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो वायरलेस कम्युनिकेशन का सिंपल ब्लॉक डायग्राम अपन देखते हैं। वायर्ड कम्युनिकेशन का अपन ने देखा था चैनल के थ्रू ट्रांसमीटर और रिसीवर लिंक हो रहे थे। अब वायरलेस कम्युनिकेशन में क्या है, ट्रांसमीटर साइड में इंफॉर्मेशन सोर्स भी है, सोर्स ट्रांसड्यूसर भी है, और इसमें एक्स्ट्रा चीज क्या होगी, मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर हो गया ट्रांसमीटर साइड। मॉड्यूलेटर क्या करता है अपना, मॉड्यूलेटर इज नथिंग बट इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल। सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको इंक्रीज कर देगा मॉड्यूलेटर। यहाँ से ये अपना ट्रांसमिट हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू फ्री स्पेस में। दिस इज द रिसीवर साइड। रिसीवर साइड में अपना क्या होगा, डीमॉड्यूलेटर होगा सबसे पहले, जो यहाँ से मॉड्यूलेट किया था अपन ने सिग्नल, डीमॉड्यूलेटर में सिग्नल डीमॉड्यूलेट हो जाएगा। उसके बाद रिसीवर ट्रांसड्यूसर से सिग्नल वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा और अपने डेस्टिनेशन तक आ जाएगा। ठीक है, अब मॉड्यूलेशन देखते हैं अपन। वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन में केवल एक चीज़ का डिफरेंस हो रहा है, वो हो रहा है मॉड्यूलेटर। तो इसको देखते हैं अपन, व्हाट इज अ मॉड्यूलेटर। अब एक चीज़ और देखते हैं अपन कि जनरली विदाउट मॉड्यूलेशन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन थ्रू फ्री स्पेस इज नॉट पॉसिबल। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन जो होगा, जब तक अपन मॉड्यूलेशन नहीं करेंगे तब तक वो लॉन्ग डिस्टेंस तक कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है उसको अपन देखते हैं। नीड फॉर मॉड्यूलेशन, क्यों, रेडिएशन एंटीना हाइट सबसे मेन प्रॉब्लम जो होती है मॉड्यूलेशन में। अपन क्यों यूज कर रहे हैं मॉड्यूलेशन, मैंने बताया क्या होती है, सिग्नल की जस्ट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता है। वो सिग्नल की जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देगा तो जो एंटीना अपन यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, एंटीना की एक प्रॉपर्टी होती है कि एंटीना की मिनिमम जो हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए कितनी, λ/4। लैम्डा मीन्स वेवलेंथ डिवाइड बाई 4। मिनिमम हाइट एंटीना की इतनी होनी चाहिए तब अपना कम्युनिकेशन हो पाएगा उससे एंटीना से। अब इसमें देखते हैं, अपन जानते हैं वेवलेंथ बराबर लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, c/f होता है, c/f होता है। अब इसमें अपन f जैसे इंक्रीज करते जाएंगे, f अपन ने इंक्रीज किया तो लैम्डा की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। लैम्डा की वैल्यू जब यहाँ पे डिक्रीज होती जाएगी तो एंटीना की हाइट क्या होगी, डिक्रीज होगी। मीन्स फ्रीक्वेंसी, जैसे अपन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं इसमें एंटीना की हाइट क्या हो रही है, रिड्यूस कर रहे हैं। तो मॉड्यूलेशन में अपन ने क्या किया था, सिंपल मीन्स मॉड्यूलेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का इंक्रीज करना। तो एंटीना की हाइट डिक्रीज होती जाएगी, इसलिए अपन क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन यूज करते हैं। अगर मान के चलिए अपन ने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज नहीं की, अपन ने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज नहीं की तो एंटीना की हाइट क्या होगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो वो प्रैक्टिकली केस में उतनी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। जैसे अपन देखते हैं कि अपन ने फ्रीक्वेंसी कम रखी है, मान के चलो फ्रीक्वेंसी अपन ने ली 15 किलोहर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी 15 किलोहर्ट्ज ली तो एंटीना की जो हाइट होगी वो हो जाएगी c/f। c/f c की वैल्यू जो होती है, लाइट की वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो एंटीना की हाइट, मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, 3 × 10⁸ अपॉन 4 × 15 × 10⁻3। 15 होगी अपनी फ्रीक्वेंसी। एंटीना की हाइट अप्रोक्सीमेटली 5 किलोमीटर, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। 5 किलोमीटर एंटीना की हाइट, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। इसमें अपन ने क्या किया, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई इसकी मॉड्यूलेशन के थ्रू। 15 किलोहर्ट्ज मान के चलो सिग्नल था, उसकी फ्रीक्वेंसी अपन ने इंक्रीज की, फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज तक, 15 किलोहर्ट्ज टू 1 मेगाहर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी अपन ने इंक्रीज की उसकी। ठीक है, जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की अपन ने सेम टू सेम यहाँ पर लिख के, तो एंटीना की हाइट कितनी हुई, 75 मीटर, दैट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो आपको समझ में आया मॉड्यूलेशन में क्या होता है, सिंपली बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। सिग्नल की अपन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तो एंटीना की हाइट रिड्यूस होती जाएगी, एंटीना की हाइट रिड्यूस होती जाएगी। ये होता है मॉड्यूलेशन के थ्रू अपन को एक एडवांटेज हो गया। अब देखते हैं अपन ट्रांसमिटिंग एंटीना क्या करता है। ट्रांसमिटिंग जो एंटीना होता है, ये अपना ट्रांसमिटिंग एंटीना है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है और रिजल्टेंट विल ट्रेवल थ्रू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अपना ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो था वो EM सिग्नल में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर वो लाइट की वेलोसिटी से ट्रेवल होगा आगे फ्री स्पेस में। ओके फ्रेंड्स, तो मॉड्यूलेशन बेसिक क्या हुआ, मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल टू रिड्यूस द एंटीना हाइट। दिस इज द एडवांटेज ऑफ मॉड्यूलेशन। अब ये तो देखिए अपन ने वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में मॉड्यूलेशन के लिए जो उसका एडवांटेज हुआ। अब देखते हैं अपन वायर्ड सिस्टम में मॉड्यूलेशन की क्या नीड है।
वायर्ड सिस्टम में मॉड्यूलेशन की क्या नीड है, अपन ये देखते हैं। अपन ने देखा अभी वायरलेस सिस्टम में मॉड्यूलेशन। अब वायर्ड सिस्टम में अपन देखते हैं क्यों अपन को ज़रूरत हुई मॉड्यूलेशन की। वायर्ड सिस्टम में मॉड्यूलेशन की ज़रूरत हुई मल्टीप्लेक्सिंग के लिए। अब दिस इज द न्यू टर्म, व्हाट इज द मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मल्टीपल नंबर ऑफ सिग्नल्स थ्रू अ सिंगल चैनल एट सेम टाइम। मीन्स अपन क्या करते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ सिग्नल्स होते हैं, उसको एक चैनल के थ्रू अपन को ट्रांसमिट करना है फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर साइड। दैट इज कॉल्ड द मल्टीप्लेक्सिंग। मान के चलो अपन लेके चलते हैं, ऑडियो फ्रिक्वेंसी की रेंज मैंने आपको बताई थी 20 to 20 किलोहर्ट्ज ऑडियो फ्रिक्वेंसी की रेंज होती है। ओके फ्रेंड्स, तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं अपन। जैसे एफएम होते हैं अपने, एफएम क्या होते हैं? 91.1, 92.7, 93.5, दैट इज़ द एफएम की जो फ्रिक्वेंसी यूज करते हैं वो होती है। उसमें अब अपन को ऑडियो सिग्नल जो है वो तो रहता है अपना 20 to 20 किलोहर्ट्ज तक अपना ऑडियो सिग्नल हो गया। इसको अपन को एक सिंगल चैनल के थ्रू ट्रांसमिट करना है। तो ट्रांसमिट अपन एक सिंगल थ्रू, फ्रिक्वेंसी तो अपनी 20 to 20 किलोहर्ट्ज ही है, 20 to 20 किलोहर्ट्ज ही है। लेकिन अब जैसे अपन इसको एक चैनल के थ्रू कन्वर्ट करेंगे तो उसमें एक इंटरफेरेंस होगा, दो चैनल के बीच में इंटरफेरेंस आएगा। इसको इंटरफेरेंस ना हो इसके लिए अपन लोग क्या करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज बढ़ा देते हैं। फ्रीक्वेंसी रेंज बढ़ा देते हैं अपन। जैसे 91.1 मेगाहर्ट्ज है तो 20 + 91 इसमें ऐड हो जाएगा और 20 किलोहर्ट्ज 91, तो ये अलग फ्रीक्वेंसी पे आ जाएगा। ये सिग्नल अपना एक अलग फ्रीक्वेंसी रेंज में आ जाएगा। और सेकंड अपन को वही सिग्नल 20 to 20 किलोहर्ट्ज का सिग्नल है, वही अपन को ट्रांसमिट करना है दूसरी फ्रिक्वेंसी में, ताकि इंटरफेरेंस भी कम हो और अपना ट्रांसमिशन भी इजीली हो जाए। इसमें अपन क्या करेंगे, दूसरे सिग्नल को 92.7 फ्रिक्वेंसी इसमें ऐड कर दी या अदर 93.5 ऐड कर दी। तो ऐसे करके अपना क्या हो जाएगा, अलग अलग फ्रिक्वेंसी में सिग्नल अपना डिवाइड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें इन वायर्ड कम्युनिकेशन में मॉड्यूलेशन की अपन को ज़रूरत समझ में आई। काय के लिए? मल्टीप्लेक्सिंग में। मल्टीप्लेक्सिंग आपको समझ में आया मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है? मल्टीप्लेक्सिंग में अपन ने क्या किया, बहुत सारे मल्टीपल सिग्नल्स को एक सिंगल चैनल के थ्रू अपन ट्रांसमिट कर रहे हैं, वो होता है मल्टीप्लेक्सिंग। इसमें अपन एक देखते हैं, एकदम हल्का सा इंट्रोडक्शन है फोरियर ट्रांसफॉर्म का। ये मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा सिग्नल एंड सिस्टम के लेक्चर में, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा डीप में नहीं, आपको जस्ट एक ओवरव्यू देता हूँ इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म का, जितनी अपन को नीड है इसकी। तो इसमें देखते हैं अपन फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है। फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एक टाइम डोमेन सिग्नल को जस्ट फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। तो अपने पास टाइम डोमेन सिग्नल होगा, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल के अपन उसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देख सकते हैं। ओके, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एक्स ऑफ एफ, ये हो गया अपना फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल। एक्स ऑफ एफ होगा वो होता है -∞ to +∞ ऑफ एक्स ऑफ टी e⁻ j 2πft dt। दिस इज द अपना, ये क्या हो गया अपना टाइम डोमेन सिग्नल। तो ये टाइम डोमेन सिग्नल, ये हो गया फ्रीक्वेंसी में, टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर देता है। ये अपना फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है। तो अपन इसमें फोरियर ट्रांसफॉर्म में ज़्यादा डीप अभी इस पर स्टडी नहीं करेंगे। अपन देखते हैं इसमें फोरियर ट्रांसफॉर्म, रेक्टेंगुलर सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म। टाइम डोमेन सिग्नल में है, ये अपना सिग्नल हो गया, रेक्टेंगुलर पल्स होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, गेट पल्स भी बोलते हैं। -τ/2 to τ/2 एम्पलीट्यूड हो गया इसका ए। इसका अपन, ये टाइम डोमेन में है, इसका अपन को फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना है। ओके, फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा, ये x ऑफ f इक्वल्स टू -∞ to +∞, x ऑफ t इज नथिंग बट एम्पलीट्यूड, देयर एम्पलीट्यूड इज a, x ऑफ t इज a e⁻ j 2πft dt। here is limit -τ/2 to τ/2, and this is the simple integration limit. I am putting the limit and just here a upon pi f e⁻j 2πf tau minus e⁻ j pi f tau upon 2j। यहाँ पे मैंने 2j इसलिए लिया, 2 आ जाएगा अपना ये वाला a upon pi f, सेम हेयर a upon pi f, 2 ये वाला यहाँ पे आ गया, और इसमें j इसकी अपन ने साइन चेंज कर दिए, यहाँ पे। तो e⁻j pi f tau minus e⁻j pi f tau,
ये फॉर्मूला होता है काय का होता है, साइन पाई एफ टाउ। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन पाई एफ टाउ। तो a अपॉन पाई एफ इंटू साइन पाई एफ टाउ, साइन पाई एफ टाउ। अब अपन ने क्या किया इसमें, a अपॉन पाई एफ साइन पाई एफ टाउ अपॉन पाई एफ टाउ इंटू पाई एफ टाउ, पाई एफ टाउ का मल्टीप्लाई एंड पाई एफ टाउ टू डिवाइड। क्यों मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, इसलिए डिवाइड और मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये अपना बन जाएगा एक सिंक फंक्शन। सिंक फंक्शन, व्हाट इज द सिंक फंक्शन? सिंक फंक्शन आपको क्या होता है, आपको बताता हूँ सिंक फंक्शन क्या होता है। इसको यहीं स्टॉप किए। सिंक फंक्शन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सिंक ऑफ एक्स, एक्स सिंक ऑफ एक्स होता है साइन पाई एक्स अपॉन पाई एक्स। ओके फ्रेंड्स, तो इसको अपन देखते हैं सिंक साइन पाई एक्स अपॉन पाई एक्स। अब इसका अपन फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं। फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम इसका क्या होगा, फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम इसका ये होगा, ऐसे 1 पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा और जैसे जैसे इसकी पॉइंट बढ़ते जाएंगे तो हाई फ्रिक्वेंसी पे एम्पलीट्यूड अपना डिके होता जाएगा, एकदम इनफाइनाइट तक जाएगा ये, लेकिन एकदम 0 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसमें 0 पर वैल्यू 1 क्यों आई, 0 पर इसकी वैल्यू 1 क्यों आ रही है। 0 पर वैल्यू इसकी 1 इसलिए आ रही है क्योंकि अब देखते हैं अपन इसमें अपन ने x टेंड टू 0 पुट किया, x टेंड टू 0 पुट किया तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 0 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0 और अपॉन पाई एक्स की जगह पे 0 रखा, दिस इज 0, 0 अपॉन 0 कैलकुलेट नहीं होगा, वो इंडिटरमिनेट हो जाएगा। इसकी जगह पे अपन क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। एल हॉस्पिटल रूल में क्या हो जाएगा, एक बार न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो उसमें x इंटू कॉस पाई एक्स हो जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा पाई। ओके फ्रेंड, सॉरी हियर इज x नॉट, दिस इज द पाई, पाई टू पाई कैंसिल, पाई टू पाई कैंसिल हो जाएगा, कॉस पाई एक्स। हियर अब पुट x टेंड टू 0, x टेंड टू 0 पुट किया तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इक्वल्स टू 1। तो अपन ने 0 पर वैल्यू देखी थी, अपन ने 0 पर वैल्यू कितनी आई अपनी 1 आ गई। ओके फ्रेंड्स, इससे ये आपको इतनी डिटेल में देखना नहीं है इसको, ये बस मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, आप ये देखते जाइए जो मैं बता रहा हूँ। सिंक फंक्शन बस देखना अपन को। सिंक फंक्शन नॉर्मली होता क्या है, सिंक फंक्शन अब जैसे अपना ये फंक्शन था ए टाउ, सिंक एफ टाउ हो गया, टाउ सिंक एफ टाउ हो गया। अब एफ टाउ इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 रखा तो फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 1 अपॉन टाउ 2 अपॉन टाउ, डेट इज। तो आपको ये सब याद नहीं रखना है, वो बस मैं आपको बता रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ आपकी। तो सिंक फंक्शन बस आपको देखना है, ये होता है सिंक फंक्शन। एम्पलीट्यूड हो जाएगा ए टाउ, 1 पे एम्पलीट्यूड ए टाउ हो जाएगा और जो हाई जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अपना सिग्नल डिक्रीज होता जाएगा एकदम 0 तक। ठीक है, अब ये हो गया अपना सिग्नल, ये हो गया बैंड अनलिमिटेड सिग्नल, क्योंकि इसकी जो बैंडविड्थ है इनफाइनाइट तक जा रही है। अब बैंडविड्थ होती क्या है, बैंडविड्थ क्या होती है, बैंडविड्थ होती है हाइट ऑफ पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रिक्वेंसी। तो पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी तो ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसकी बैंडविड्थ क्या होगी, इनफाइनाइट माइनस 0, तो इसकी बैंडविड्थ हो जाएगी इनफाइनाइट। ठीक है फ्रेंड्स, अब जब सिग्नल की बैंडविड्थ इनफाइनाइट होगी तो उसको कम्युनिकेट करने के लिए जो चैनल होगा, चैनल की जो बैंडविड्थ होगी वो सिग्नल की बैंडविड्थ से तो ज़्यादा होनी चाहिए कि नहीं। लेकिन अब सिग्नल की बैंडविड्थ ही यहाँ पे इनफाइनाइट हो रही थी, सिग्नल की जब बैंडविड्थ इनफाइनाइट हो रही थी, अपन देखते हैं कोएक्सियल जो केबल होती है जाए के थ्रू वायर्ड कम्युनिकेशन होता है, वो उसकी रेंज होती है फ्रिक्वेंसी की 0 to 600 मेगाहर्ट्ज। और जो पैरेलल वायर होती है, जो टेलीफोन में आपने देखे होंगे पैरेलल वायर यूज करते हैं लैंडलाइन टेलीफोन सिस्टम में, उसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 to 200 किलोहर्ट्ज। उसके अलावा फाइबर यूज करते हैं, उसकी रेंज बढ़ जाती है, वो गीगाहर्ट्ज तक में काम करती है। तो अपन को इससे क्या समझ में आया, अपन ने एक चीज़ देखी कि सिग्नल की बैंडविड्थ अपनी इनफाइनाइट हो रही है, अब वो ट्रांसमिट करने के लिए अपन को चैनल की बैंडविड्थ भी इनफाइनाइट चाहिए। ओके, लेकिन डेट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर इनफाइनाइट चैनल, इनफाइनाइट बैंडविड्थ होगी चैनल की, तो डेट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। अपन ने क्या किया, अपना जो सिग्नल था उसको अपन ने बैंड अनलिमिटेड सिग्नल था, उसकी बैंडविड्थ कम करते हैं अपन, बैंड लिमिटिंग के थ्रू उसकी बैंडविड्थ कम करते हैं। अब उसको बैंड लिमिट कैसे करते हैं, अपने बैंड अनलिमिटेड सिग्नल को एक लो पास फिल्टर के थ्रू पास कराते हैं अपन, लो पास फिल्टर के थ्रू पास कराते हैं। लो पास फिल्टर क्या करता है,
लो पास फिल्टर क्या करता है, जो सिग्निफिकेंट फ्रिक्वेंसी की रेंज होगी, जो लोअर रेंज होगी उसको रखेगा और जो हाई फ्रिक्वेंसी की जो रेंज होगी उसको एलिमिनेट कर देगा। जनरली अपन देखते हैं जो लोअर रेंज होती है अपनी, टू बैंड लिमिट अ सिग्नल ऑल ऑफ इट्स सिग्निफिकेंट फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट हैज टू बी रिटन एंड इनसिग्निफिकेंट जो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट होते हैं इसको एलिमिनेट कर देगा अपना लो पास फिल्टर। जनरली अपन देखते क्या हैं, जो सिग्निफिकेंट फ्रिक्वेंसी होती है वो 95 to 99% ऑफ स्ट्रेंथ उसमें रहती है। उसके अलावा जो अपनी हाई फ्रिक्वेंसी रहती है उसमें उसका उतना यूज नहीं होता, वो इनसिग्निफिकेंट फ्रिक्वेंसी की रेंज होती है। ओके, तो इसमें अपन ने देखा ये अपना सिग्नल था, बैंड अनलिमिटेड सिग्नल था, इसको अपन ने एक प्रॉपर लो पास फिल्टर से पास कर दिया। इसने क्या किया, जो सिग्निफिकेंट फ्रिक्वेंसी थी उसको लो पास फिल्टर ने क्या किया, उसको बस रख दिया, और इनसिग्निफिकेंट फ्रिक्वेंसी थी जो इनफाइनाइट तक जा रही थी उसको उसने हटा दिया लो पास फिल्टर ने। ठीक है, तो अब इसकी जो बैंडविड्थ निकली अपनी सिग्नल की बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी माइनस लोएस्ट पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी, तो 1/τ माइनस 0, तो बैंडविड्थ हो जाएगी 1/τ। पहले बैंडविड्थ आ रही थी इनफाइनाइट, अब बैंडविड्थ हो जा रही है 1/τ। ओके फ्रेंड्स, लेट मी कंटिन्यू in our next video. Okay friends, so thank you. If you like this video then please like, subscribe and share to your friends. Okay.